हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इग्नू हिंदी क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम BHTC 134 का जो गेस्ट पेपर है वो देखने वाले हैं। ठीक है, इसका नाम है हिंदी गद्य साहित्य और ये आपका सेकंड ईयर का कोर्स कोड है। ठीक है, आपके जो सेकंड ईयर में आपने जब लिया होगा तो आपके पास ये कोर्स हो, ये जो सब्जेक्ट है BHTC 134 ये होगा। ठीक है, तो ये जो पेपर है आपका वो ना 3 घंटे का होगा। ठीक है, और 100 नंबर का पेपर होने वाला है। अगर हम बात करें इसमें तो सबसे पहले इसके अंदर ना एक प्रथम प्रश्न जो है वो अनिवार्य है। प्रथम प्रश्न कौन-सा है वो मैं बता देती हूँ, जिसमें व्याख्या करने के लिए आएँगी, ठीक है? तो इसमें पहला प्रश्न जो होगा वो व्याख्या वाला होगा, जो आपको करनी होगी, ठीक है? और उनमें से ना किन्हीं 3 जो गद्य होंगे, गद्यांश जो होंगे, उनकी व्याख्या आपको करनी होगी, ठीक है? तो उनमें आपको कुल 1 तो पहले वाला जो प्रश्न होगा ना उसके अंदर आपको 5 या 6 जो गद्यांश है वो दिए जाएँगे, उनमें से आपको कोई 3 जो होंगी उनकी व्याख्या करनी होगी, ठीक है? पहला प्रश्न जो होता है वो आपका 36 नंबर का होने वाला है, यानी कि जो एक व्याख्या जो आप करेंगे वो 12 नंबर की होगी, ठीक है? इसके बाद बाकी के सेकंड जो क्वेश्चन आ जाता है वो उसमें आपको ना कुछ क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है? जो भी बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन होंगे उनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के आपको उत्तर देने होंगे और वो सभी ना 16-16 नंबर के होंगे, ठीक है? तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे पहला जो प्रश्न है उसकी बात करेंगे। तो पहले प्रश्न में आपके पूछा गया है प्रारंभिक हिंदी गद्य साहित्य का परिचय दीजिए। ठीक है, ये जो फर्स्ट यूनिट है आपकी उसी में से ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। जो प्रारंभिक हिंदी गद्य का जो साहित्य था उसके बारे में आपको बताना है कि उसका जो प्रारंभ था वो कैसा हुआ था और किस तरह का जो साहित्य है, जो गद्य साहित्य है वो प्रारंभिक हिंदी में लिखा जा रहा था। ठीक है, तो उसके बारे में आप बताएंगे और इसमें मैं आपको ना पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, मैं सिर्फ जल्दी जल्दी क्वेश्चन ही आपको बताने वाली हूँ और बाकी आप ना वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो वो आप ना परचेस कर सकते हैं और इसका प्राइस जो है वो 100 रुपीज़ रहेगा। तो आप टेलीग्राम चैनल पर मैसेज करके मुझसे ये जो पीडीएफ है वो परचेस कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं लेना, वरना आप वीडियो से आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम पहले थोड़ा-सा परिचय देंगे खड़ी बोली के बारे में, जो गद्य साहित्य में लिखी जा रही थी हिंदी की, जो प्रारंभिक खड़ी बोली जो थी हिंदी की, ठीक है? उसके बाद हम इसके गद्य के जो 4 प्रमुख लेखक थे, प्रारंभिक खड़ी बोली के, तो उनके बारे में बताएँगे, ठीक है? इसके बाद उनकी जो प्रमुख जो मुख्य धाराएँ कौन-कौन सी रहीं खड़ी बोली के अंदर हम देखते हैं, तो उनकी बात करेंगे। फिर इसमें भारतेंदु युग का जो गद्य साहित्य है, गद्य का जो युग है, वो आ जाता है कि भारतेंदु युग में किस तरह का गद्य लिखा गया, उसके बारे में बताएँगे आप, ठीक है? तो यहाँ पर जो है ये जो पहला प्रश्न है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो देखें तो हिंदी गद्य के विकास के कारणों की चर्चा कीजिए। ये वाला क्वेश्चन जो है वो सेम क्वेश्चन एक बार, 2 बार रिपीट हुआ है आपके एग्ज़ाम में, ठीक है? एक बार आया और दूसरी बार फिर आया है सेम क्वेश्चन। लेकिन इसी क्वेश्चन को दूसरी तरह से भी पूछा गया है कि हिंदी गद्य के विकास के कारणों पर प्रकाश डालिए। कारणों की चर्चा कीजिए या कारणों पर प्रकाश डालिए। दोनों क्वेश्चन सेम ही हैं। आपके एग्ज़ाम में ना सेम ही क्वेश्चन ना अलग-अलग तरीके से पूछे जाते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि ये सेम ही क्वेश्चन जो है वो आपके एग्ज़ाम में 3 बार पूछा गया है। 3 बार जो एग्ज़ाम हुए तीनों में ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, एक बार पहले वाला जो है वो सेम रिपीट हुआ है और दूसरा वाला जो क्वेश्चन है वो अलग तरीके से पूछा गया है। ठीक है, तो आप ना ज़रा सा जब भी क्वेश्चन पढ़े ना आंसर देने से पहले एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें। हो सकता है आपने वो पढ़ा हो। ठीक है, कई बार कहते हैं बच्चे ना जल्दी जल्दी में नहीं समझ पाते हैं कि इसका मतलब क्या है। दोनों का आंसर मतलब जो आपने पढ़ा है और पेपर में जो पूछा है वो दोनों सेम भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इसमें आप हिंदी गद्य के जो विकास के प्रमुख कारण थे उनके बारे में बताएँगे। जैसे इसमें आता है पहला सामाजिक सांस्कृतिक आवश्यकता की बात करते हैं। फिर मुद्रण काल जो आता है उसके बारे में बताते हैं, ठीक है? फिर खड़ी बोली का जो जनसाधारण की भाषा में हो गई थी खड़ी बोली उसके बारे में बात करते हैं। फिर फोर्ट विलियम जो कॉलेज था उसका क्या योगदान रहा इसके अंदर वो बताएँगे आप, ठीक है? फिर ईसाई मिशनरी जो थे उनका भी कई तरह का प्रयास उन्होंने किए थे तो उनके बारे में भी आप बताएँगे। फिर हिंदी-उर्दू विवाद और भाषाई पहचान का भी काफ़ी जो संघर्ष है वो हमें इसमें देखने को मिलता है, तो उसकी बात करेंगे, ठीक है? इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आता है हिंदी गद्य की पृष्ठभूमि बताते हुए प्रारंभिक हिंदी गद्य लेखन की चर्चा कीजिए, ठीक है? इसमें आपको उसकी हिंदी जो गद्य है उसकी जो प्रारंभिक जो हिंदी गद्य का जो लेखन था उसके बारे में बताएँगे, लेकिन उसके से पहले आपको उसकी पृष्ठभूमि बतानी होगी। पहले आप पृष्ठभूमि बताएँगे कि उसकी पृष्ठभूमि कैसी थी, फिर जो प्रारंभिक हिंदी गद्य लेखन की जो चर्चा है वो करेंगे कि वो किस तरह से शुरू हुई थी, ठीक है? तो उसके बारे में आप बताएँगे, ये आप अपना आंसर देख लेना। और ये सभी जो क्वेश्चंस हैं वो आपकी बुक में से ही पूछे जाते हैं। जो-जो टॉपिक होते हैं, सब टॉपिक होते हैं, उन्हीं को क्वेश्चन की तरह से पूछ लिया जाता है आपके एग्ज़ाम में। तो अगर आपने अपनी बुक नहीं भी पढ़ी है, तो भी आप ये पढ़ सकते हो, ठीक है? पूरा का पूरा। जिससे कि आपको ईज़ी रहेगा, आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन क्वेश्चन के ही फॉर्म में जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैंने वही क्वेश्चन इस गेस्ट पेपर के अंदर लिए हैं और उन्हीं के आंसर आपको करवा रही हूँ, जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या रिपीट हुए हैं। क्योंकि एग्ज़ाम में और कितने ही क्वेश्चन आपसे अलग-अलग पूछ सकता है, सेम ही क्वेश्चन को बार-बार रिपीट किया जाता है, बस उनका जो पूछने का तरीका होता है, वो लोग बदल देते हैं, ठीक है? तो कहानी के तत्वों की उदाहरण सहित चर्चा कीजिए, ये हमारा 4th क्वेश्चन है। तो जो कहानी होती है, उसके कुछ तत्व होते हैं, उनकी ना चर्चा करनी है आपको और साथ में उनके उदाहरण भी देने हैं, ठीक है? तो पहले आप
सॉरी। तो पहले आप कहानी के बारे में थोड़ा-सा बताएँगे और उसके बाद फिर आप इसके जो मूल तत्व जो होते हैं, उनकी बात करेंगे। जैसे कि पहला आता है कथानक, जिसे हम प्लॉट भी कहते हैं, ठीक है? तो कथानक के बारे में बताएँगे, फिर उसका उदाहरण भी देंगे। फिर दूसरा जो तत्व होता है, वो होता है पात्र और चरित्र चित्रण, जिसे कैरेक्टर्स एंड कैरेक्टराइज़ेशन भी कहा जाता है, ठीक है? मैंने इंग्लिश में टॉपिक को इसलिए डाला है ताकि आपको ईज़ी रहे। काफ़ी सारे बच्चों को नहीं पता होता है पूरी-पूरी हिंदी में, है ना? तो उनको थोड़ा-सा ईज़ी रहता है कि हाँ, उनको इंग्लिश की नॉलेज है अच्छी, तो ये हिंदी का नहीं पता होता है, तो दोनों के लिए है ये। ताकि आपको ईज़ी रहेगा कि आपको इसके अंदर बताना क्या है। फिर तीसरा जो तत्व होता है, वो होता है डायलॉग, ठीक है? जो कि संवाद कहते हैं हम हिंदी में, ठीक है? इसके बाद आता है देश, काल और वातावरण, जिसे सेटिंग या एनवायरनमेंट या एटमॉस्फेयर कहा जाता है, ठीक है? इसके बाद पाँचवाँ जो तत्व है वो है शैली, जिस स्टाइल होता है कि वो किस शैली में लिखी गई है, आत्मकथात्मक शैली होती है, पत्र शैली होती है, वर्णनात्मक शैली है। तो कई तरह की शैली होती है जिनमें जो कहानियाँ होती हैं वो लिखी जाती हैं, ठीक है? इसके बाद उद्देश्य, किस उद्देश्य के साथ वो कहानी लिखी गई है उसमें आप वो बताते हैं, ठीक है? उसके सबके उदाहरण के साथ इसका जो आंसर है वो कंप्लीट करेंगे। इसी तरह अगला क्वेश्चन है हिंदी कहानी का स्वरूप स्पष्ट करते हुए कहानी के तत्वों पर प्रकाश डालिए। सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है? पहले में हमें सिर्फ़ कहानी के तत्वों पर प्रकाश डालना था, उनके बारे में बताना था उदाहरण सहित। इसमें पहले आपको हिंदी कहानी का जो स्वरूप है उसको बताएँगे, उसके बाद इसमें कहानी के तत्वों के बारे में बताएँगे। तो पहले कहानी का स्वरूप बताएँगे आप कि उसका स्वरूप कैसा है, किस तरह से उसकी शुरुआत हुई, ठीक है? उसके बाद इसके कहानी के जो प्रमुख तत्व होंगे वो आप बताएँगे, जिसमें कथानक आ जाता है, चरित्र चित्रण आता है, पात्र आ जाते हैं, संवाद, कथोपकथन आ जाता है, ठीक है? जिसे डायलॉग कहते हैं। देश, काल और वातावरण आ जाता है, फिर भाषा शैली आ जाती है, फिर उद्देश्य आ जाता है। ये जो होते हैं ये कहानी के तत्व होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हिंदी उपन्यास का स्वरूप स्पष्ट करते हुए उपन्यास के तत्वों की चर्चा कीजिए। सेम कि पहले कहानी के बारे में बताना था, इसके बाद अगला आया है उपन्यास का स्वरूप स्पष्ट करते हुए उनके जो उपन्यास के जो तत्व हैं उनके बारे में बताएंगे, ठीक है? तो पहले आप जो हिंदी उपन्यास है उसके बारे में बताएंगे कि वो किस तरह से शुरुआत हुई, ठीक है? उपन्यास होता क्या है, कैसे लिखा जाता है, ठीक है? उसकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे और उसके बाद फिर आप इसके जो प्रमुख तत्व हैं उनकी बात करेंगे। तत्व दोनों में सेम ही रहते हैं कहानी में और उपन्यास के अंदर, जैसे कि पहला कथानक या कथा वस्तु हम जिसे कहते हैं वो आ जाता है, फिर चरित्र चित्रण आता है, फिर कथोपकथन या संवाद हम कह सकते हैं आता है, तो और चौथा होता है देश, काल और वातावरण, फिर पाँचवा भाषा शैली आ जाता है, ठीक है? इसके बाद उद्देश्य हम देखते हैं और यहाँ पर जो है इसका आंसर भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अगला आता है 7वां क्वेश्चन है नमक का दरोगा के प्रमुख पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं का विवेचन कीजिए, ठीक है? जो नमक का दरोगा कहानी है जो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है, उसके जो कुछ प्रमुख पात्र हैं उनके आपको जो चारित्रिक विशेषताएँ हैं उनके बारे में बताना है, ठीक है? तो सबसे पहले आप थोड़ा-सा नमक का दरोगा कहानी के बारे में बताएँगे कि वो प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है, वो एक आदर्शोन्मुख और यथार्थवाद से संबंधित जो कहानी है वो हमें उसके अंदर हमें दोनों का जो गुण है वो देखने को मिलता है, ठीक है? वो कहानी किस उद्देश्य से लिखी गई है, उसमें हमें क्या जो समस्या है, क्या जो उद्देश्य है, ठीक है? वो दिया गया है, उसके बारे में आप बताएँगे। इसके बाद जो मुंशी वंशीधर हैं, जो प्रमुख पात्र हैं, उनकी विशेषताओं के बारे में आप बताएँगे, ठीक है? उनकी चारित्रिक जो विशेषताएँ हैं, उसकी बात करेंगे, जैसे कि उनमें हमें धर्म और सत्यनिष्ठा जो है, वो देखने को मिलती है, ठीक है? इसके बाद पंडित आलोपी दीन है, जो भी ये दूसरे जो है प्रमुख पात्र के अंदर आते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा धन और बाहुबल के प्रतिनिधि हमें दिखाए गए हैं, ठीक है? उनके बारे में आप बताएँगे। इसके बाद आता है मुंशी वंशीधर के जो पिता हैं, ठीक है? जो बहुत बूढ़े हैं, उनका व्यावहारिकता के पक्षधर वो रहे हैं, तो उनके बारे में आप थोड़ा-सा बताएँगे। ये कुछ जो प्रमुख पात्र हैं इस कहानी के, ठीक है? मुंशी वंशीधर के पिता हैं, मुंशी वंशीधर हैं और पंडित आलोपीदीन हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है नमक का दरोगा के परिवेश और संरचना शिल्प का विवेचन कीजिए, ठीक है? जो नमक का दरोगा कहानी है, उसका परिवेश यानी कि जो उसका वातावरण है, ठीक है? वो कैसा है, उसके परिवेश के बारे में आप बताएँगे। फिर उसकी जो संरचना शिल्प है, जो हम कह सकते हैं जो शैली है, ठीक है? कि वो किस तरह से लिखी गई है। उसके अंदर शैली के अंदर अब जब हम बात करते हैं संरचना शिल्प की ना, तो उसके अंदर भाषा, शैली दोनों आ जाता है। किस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है, ठीक है? कौन से शब्दों का चयन, कौन से शब्द हमें अधिक देखने को मिलते हैं और शैली के अंदर वो किस शैली में लिखी गई कहानी है, ठीक है? तो वो सब जो आता है वो संरचना शिल्प के अंदर आ जाता है। तो सबसे पहले आप इसके अंदर इसका जो परिवेश है कहानी का उसके बारे में बताएँगे, ठीक है? उसके बाद आप इसकी जो संरचना शिल्प है उसकी बात करेंगे, ठीक है? कि कथा विन्यास और गति किस तरह से हमें देखने को मिलती है। चरित्र चित्रण की विधि हम बताएँगे इसके अंदर किस तरह से होता है। फिर भाषा और शैली की बात करेंगे, ठीक है? फिर प्रतीकात्मकता जो है वो हमें दिखाई देती है इसके अंदर, ये भी शैली के अंदर ही आते हैं सब कुछ। तो ये आप सब इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, ठीक है? इसके बाद अगला क्वेश्चन है वो भी नमक का दरोगा कहानी से ही लिया गया है। तो नमक का दरोगा के सहायक पात्रों को चारित्रिक विशेषताओं का परिचय दीजिए। सॉरी, नमक का दरोगा जो कहानी है उसके सहायक जो पात्र हैं, उनका आपको चारित्रिक विशेषताएँ बतानी है उनकी। तो इसमें भी आप पहले हवाले में हमने प्रमुख
प्रमुख पात्रों के बारे में बताया था। अब हम जो इसमें सहायक जो चरित्र हैं, ठीक है, उनकी विशेषताओं की बात करेंगे। तो सबसे पहले आप छोटा सा परिचय देंगे, नमक का दरोगा कहानी के बारे में बताएंगे। फिर आप इनके जो सहायक पात्र हैं उनकी बात करेंगे। सहायक पात्र के अंदर जो वंशीधर के वृद्ध पिता हैं वो भी आ जाते हैं, ठीक है। इनका नाम हमें कई बार कहानी के अंदर देखने को मिलता है। इसके बाद अदालत के अधिकारी, कर्मचारी और वकील, ये भी कुछ जो है वो सहायक जो अ, पात्र रहे हैं, ठीक है। ये भी जो है वो सहायक पात्र रहे हैं कहानी के अंदर। इसके बाद गाड़ीवान, चौकीदार आ जाता है, ठीक है। और लास्ट में आप निष्कर्ष लेके इसका आंसर जो है वो कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो आकाशदीप कहानी से है, जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई कहानी है और बहुत अच्छी कहानी है ये, ठीक है। इसके अंदर चंपा की और इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है आकाशदीप कहानी से है, ठीक है, जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है और ये बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, बहुत चर्चित कहानी है उनकी, ठीक है। इसके जो प्रमुख पात्र की बात करते हैं तो वो आ जाते हैं चंपा और बुद्धगुप्त, ये दोनों जो है वो प्रमुख पात्र होते हैं इस कहानी के, ठीक है। तो इसमें आपको कहानी की जो संरचना शिल्प है उस पर विचार करना है, उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें भी आप सबसे पहले जयशंकर प्रसाद की कहानी के बारे में बताएँगे, वो किस तरह की कहानी है उसका थोड़ा-सा उदाहरण देंगे। फिर इसकी जो संरचना शिल्प है उसकी बात करेंगे, जैसे कि कथा विन्यास और नाट्यता जो है वो हमें इसके अंदर देखने को मिलती है। क्योंकि जब ये शुरुआत ही होती है ये कहानी, तो वो भी एक नाटक की तरह होती है, एक संवाद के द्वारा होती है, जो कि जो संवाद होता है वो बुद्धगुप्त और जो चंपा है उन दोनों के मध्य में होता है, ठीक है। तो एक नाटक की तरह इस कहानी की जो शुरुआत होती है और संवाद जो है वो हमें इसमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो है वो है चरित्र चित्रण और मनोवैज्ञानिक विधि हमें देखने को मिलती है। फिर तीसरा आ जाता है भाषा शैली की काव्यात्मकता और सांकेतिकता, ठीक है। इसके बाद अगला आ जाता है प्रतीक और बिंब विधान, ठीक है। तो वो भी हमें इसमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद इसी तरह इसका आंसर भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है बुद्धगुप्त की चरित्रगत विशेषताओं की चर्चा कीजिए। जो जो बुद्धगुप्त हैं, जय आकाशदीप कहानी का जो नायक है, ठीक है। तो उसके जो चरित्र के जो चरित्र है उसका, उसकी विशेषताओं के बारे में बताएँगे आप, ठीक है। वो किस तरह का जो पात्र है, वो किस तरह का नायक है कहानी में, तो उसके बारे में आप बताएँगे इसमें, ठीक है। तो वो भी आप पढ़ सकते हैं, इसे लिख लेना आप, ठीक है। और मैं आपको बोलूँगी कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले अपनी जो सिलेबस में पूरी बुक पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन एक समरी जो है ना, वो ज़रूर पढ़ लेना कहानी की, उपन्यास की, नाटक की या जो निबंध हैं उसकी। क्योंकि अगर आप समरी पढ़ लोगे ना, तो आपको बहुत ईज़ी होगा अपना पेपर देने में। आपको काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे ही याद रहेंगी कि जो आकाशदीप कहानी है, वो किस तरह की कहानी है, ठीक है? उसमें किस-किस तरह के जो पात्र हैं, वो कैसे हमें देखने को मिलते हैं। आपको एक आइडिया हो जाएगा ना, तो आप आंसर में ना अच्छे से लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, फिर वो अपना बढ़ाकर अपना आंसर लिख सकते हो। लेकिन अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा होगा ना, अगर आपने कहानी के बारे में पता ही नहीं है, तो आप चाहे इसको पढ़ लोगे ना, तो वो आपके दिमाग में थोड़ी देर के लिए रहेगा, लेकिन आप लिख नहीं पाओगे। लेकिन ये आप पढ़ने से पहले ये जो मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ, वो भी आप अगर पढ़ो, तो उससे पहले आप एक कहानी की जो समरी है, वो ज़रूर पढ़ लेना। समरी पढ़ लोगे तो आपको ये कहानी के जो ये जो क्वेश्चन के जो आंसर हैं, वो आपको करने में बहुत ईज़ी लगेंगे, ठीक है? तो अगला जो 12वाँ क्वेश्चन है, वो भी आकाशदीप कहानी का ही है, जिसमें हम आपको कहानी की जो तात्विक समीक्षा है वो करनी है, उसके बारे में बताना है। तो इसमें आप थोड़ा-सा परिचय देंगे, तो इसके अंदर फिर आप इसमें जो इसका कथानक है उसके बारे में बताएँगे, फिर चरित्र चित्रण की बात करेंगे इस कहानी की, ठीक है? फिर कथोपकथन या हम संवाद की बात करें तो किस तरह का जो संवाद है वो हमें कहानी में देखने को मिलता है, उसके बारे में बताएँगे। फिर किस तरह का वातावरण हमें इस कहानी में देखने को मिलता है, तो उसमें आप देश, काल और वातावरण के बारे में बताएँगे। फिर भाषा शैली कैसी प्रयोग की है जयशंकर प्रसाद ने इस कहानी को लिखते समय, ठीक है? किस तरह की भाषा का प्रयोग किया है, कैसी शैली में लिखा गया है, वो बताएँगे। फिर इस कहानी को लिखने का उद्देश्य क्या है? ठीक है, उसके बारे में आप बताएँगे, ठीक है? इसके बाद अगला क्वेश्चन है चंपा की चारित्रिक विशेषताएँ बताइए। बुद्धगुप्त और चंपा दोनों की चारित्रिक विशेषताओं को ज़रूर याद कर लेना क्योंकि दोनों में से कोई भी जो एग्ज़ाम में आ सकता है क्वेश्चन इन दोनों से रिलेटेड। दोनों में से किसी एक की तो विशेषता आपसे पूछी जाएगी, चाहे तो आपसे जो शॉर्ट नोट्स होते हैं, ठीक है? जिसमें आपको छोटे आंसर लिखने होते हैं 10-10 नंबर के या 8 नंबर का जो शॉर्ट नोट्स होते हैं, उसमें पूछ सकता है या बड़े में भी जो क्वेश्चन है वो आ सकता है। तो चारित्रिक विशेषताएँ जो मेन-मेन मैं आपको करवा रही हूँ, उपन्यास से रिलेटेड हुई या किसी कहानी से रिलेटेड हो गई, तो वो आप ज़रूर कर लेना, ठीक है? तो इसमें आप चंपा की जो चारित्रिक विशेषताएँ हैं, उनको अच्छे से पढ़ लेना, उसके बारे में आप बात ब बता सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसको देख के, ठीक है? वो चंपा किस तरह की नायिका है इस कहानी की, ठीक है? इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है वापसी कहानी से है, ठीक है? जो वापसी कहानी है वो उषा प्रियवंदा के द्वारा लिखी गई है। तो इस क्वेश्चन में ना ये पूछा गया है कि वापसी कहानी के संरचना शिल्प की विशेषताएँ उदाहरण सहित बताइए, ठीक है? जो वापसी कहानी है उसकी जो संरचना शिल्प है वो किस तरह से लिखा गया है, लिखी गई किस तरह से वो कहानी है, तो उसके बारे में आप बताएँगे। तो थोड़ा-सा आप इसका एक परिचय देंगे एंड देन उसके बाद आप ये जो संरचना शिल्प की जो विशेषताएँ हैं वो बताएँगे, ठीक है?
तो ये आप लिख सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक और यथार्थवादी जो शैली है वो हमें इसमें देखने को मिलती है। इसके अंदर काफ़ी सारे जो प्रतीक एवं बिंब विधान है वो भी हमें देखने को मिलते हैं। संवादहीनता और मौन का जो प्रयोग है वो अधिक हमें इसमें देखने को मिलता है, ठीक है? और सरल और सहज भाषा जो शैली है, सरल और सहज भाषा जो है उसमें ये जो कहानी है वो लिखी गई है। इसमें आपको कोई भी क्लिष्ट जो शब्द हैं वो देखने को नहीं मिलते हैं ज़्यादा। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है वो भी वही है कि वापसी कहानी का संरचना शिल्प पर उदाहरण सहित विचार कीजिए। सेम ही क्वेश्चन है बट पूछने का तरीका थोड़ा-सा अलग है, इसमें उदाहरण के साथ आपको बताना है। तो वो भी आप लिख सकते हैं सेम ही क्वेश्चन कि पहला मनोवैज्ञानिक और यथार्थवादी शैली और आंतरिक द्वंद जो है वो हमें इस कहानी में देखने को मिलता है, ठीक है? इसके अलावा कथानक की सघनता और विडंबनापूर्ण जो है उपसंहार जो है वो हमें देखने को मिलता है। और संवादहीनता यानी कि अगर हम कहें जो मौन है, ठीक है? वो हमें देखने को मिलती है। प्रतीकात्मकता का जो प्रयोग है वो भी हमें इसमें देखने को मिलता है। और इसके साथ में फिर आप प्रतीकात्मकता का एक उदाहरण भी दे सकते हैं इसके अंदर। फिर भाषा शैली की जो सरलता है और सपाट बयानी है वो भी हमें देखने को मिलती है। सपाट बयानी फ्लैट नैरेटिव जो है वो हमें देखने को मिलता है, फ्लैट नैरेटिव कहते हैं, ठीक है? और लास्ट में आप निष्कर्ष या उपसंहार लिखकर अपना आंसर जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कुटज, ठीक है? कुटज की अंतर वस्तु पर प्रकाश डालिए या हम कहें कुटज निबंध की अंतर वस्तु का विश्लेषण कीजिए। ये दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम ही रहेगा क्योंकि दोनों क्वेश्चन सेम ही है। बस एक में प्रकाश डालना है और एक में अंतर वस्तु का विश्लेषण करना है। दोनों का आंसर सेम रहने वाला है, इसलिए मैंने ना ऐसा नहीं करा है कि अगर कोई सेम क्वेश्चन है तो उसको मैंने ऐसे लिख दिया कि नहीं ये 2 बार रिपीट हुआ बताने के लिए स्टार लगा दिया, नहीं। जो क्वेश्चन सेम क्वेश्चन जो रिपीट हुआ है उसके आगे मैंने स्टार लगाया कि ये डिट्टो सेम आपके एग्जाम में पूछा गया है। लेकिन अगर उसी से रिलेटेड मिलता जुलता क्वेश्चन या उसकी जो भाषा है वो थोड़ी सी बदल के पूछा गया है, अगर वो क्वेश्चन शब्दों का हेर फेर हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो वो मैंने एज इट इज इसमें लिख दिया है कि आपको पता रहे कि किस तरह से जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है? तो ये जो निबंध है कुटज वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है? आपको पता होगा कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है वो एक निबंधकार हैं, उन्होंने बहुत अच्छे निबंध लिखे हैं, ठीक है? इसी तरह आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, वो भी बहुत प्रसिद्ध जो निबंधकार रहे हैं, ठीक है? उनका भी एक निबंध हमें इस सिलेबस में देखने को मिलता है आपके में, ठीक है? वो भी इसके भी क्वेश्चंस है कुछ, वो भी हम देखेंगे। लोभ और प्रीति जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है, वो भी उससे भी रिलेटेड आपको जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, उसके भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कुटज की। तो जो कुटज है उसके आपको निबंध की एक समरी आपको लेनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा थोड़ा-सा कि कुटज क्या है, ठीक है? तभी आप इसका जो आंसर है वो लिख पाएँगे, अंतर्वस्तु के बारे में बता पाएँगे। तो वैसे आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है? अपना जो आंसर है वो कल लिख सकते हैं। और कुटज से ही एक और क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में कि कुटज के विचार पक्ष का उदाहरण सहित विवेचन कीजिए, ठीक है? तो कुटज का जो विचार पक्ष है उसके बारे में आपको बताना है और वो भी उदाहरण के साथ बताना है। तो सबसे पहले आप एक छोटा-सा परिचय देंगे, कुटच के बारे में बताएँगे कि वो एक ललित निबंध है, आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है? इसके अंदर एक कुटच जो है उसका सिर्फ़ एक कलात्मक वर्णन हमें देखने को नहीं मिलता है, ठीक है? कुटच केवल एक वृक्ष नहीं है, ठीक है? तो इसका आंसर भी आप देख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो इसमें भाव जो विचार पक्ष है तो उसके बारे में आप बताएँगे, ठीक है? इसके बाद अगला क्वेश्चन है वो भी कुटच से ही पूछा गया है कि कुटच की जो भाषा शैली है उसकी विशेषताओं की सोदाहरण यानी उदाहरण के साथ आपको विवेचना करनी है, ठीक है? जिसकी जो भाषा शैली है उसके बारे में आप बताएँगे, उसकी विशेषता बताएँगे। तो सबसे पहले आप इसमें छोटा-सा परिचय देंगे इसके बारे में, ठीक है? फिर आप इसके अंदर बताएँगे इसकी भाषा के बारे में कि इसके अंदर हमें संस्कृत निष्ठ जो तत्सम शब्दावली है, उसकी जो भाषा है वो हमें देखने को मिलती है, संस्कृत निष्ठ जो शब्दावली है वो हमें देखने को मिलती है। उसमें हमें प्रवाहमयता हमें देखने को मिलती है, ठीक है? उसका उदाहरण देंगे। फिर वैयक्तिकता ठीक है और अंतरंगता जो है वो हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा विनोदप्रियता, व्यंग का पुट जो है वो भी हमें दिखाई देता है। उदाहरणों और संदर्भों का ना सफल जो प्रयोग है वो हमें इसमें देखने को मिलता है जो कि आचार्य हज़ारी प्रसाद द्विवेदी ने बहुत ही अच्छे तरीके से किया है, ठीक है? फिर विचारात्मकता और निबंधात्मकता जो है वो भी हमें देखने को मिलती है इसमें और इसी तरह जो ये आंसर है वो भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सहस्त्र फणों का मणिद्वीप निबंध के पौराणिक एवं मिथ्यकीय संदर्भों को स्पष्ट कीजिए। अब जो सहस्त्र फणों का जो मणिद्वीप है, ये आपका जो निबंध है, ये कुबेर नाथ राय के द्वारा लिखा गया है, ठीक है? तो इसके बारे में आप छोटा-सा परिचय देंगे और उसके बाद इसकी जो मिथकीय और जो पौराणिक संदर्भ हैं, उनको स्पष्ट करते हुए इसका जो आंसर है वो लिखेंगे, ठीक है? तो ये इसका आंसर है, आप लिख सकते हैं इसको।
इसके बाद अगला क्वेश्चन भी है सहस्त्रफणों का मणिद्वीप से ही पूछा गया है कि सहस्त्रफणों का मणिद्वीप के कथ्य को विश्लेषित कीजिए। ठीक है, इसका ये जो निबंध है इसका जो कथ्य है उसके बारे में आपको बताना है। तो इसमें आप पहले थोड़ा सा परिचय देंगे, फिर इसके जो कथ्य हैं उनके बारे में आप बात करते हुए इसका जो आंसर है वो पूरा करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है सहस्त्रफणों का मणिद्वीप निबंध के कथ्य की विशेषताएं बताइए। इसमें इसकी कथ्य जो है उसकी विशेषताओं के बारे में आप बताएंगे। ठीक है, जिसमें मिथक, आश्रित कथ्य और प्रतीकात्मकता जो है वो हमें देखने को मिलती है। फिर दूसरा कालबोध और सनातनता का विवेचन किया गया है। ठीक है, फिर आत्म अन्वेषण और सृजनात्मकता का विश्लेषण है वो भी हमें इसमें देखने को मिलता है। और सांस्कृतिक चेतना और भारतीय मनीषा का उद्घोष जो है वो भी हमें दिखाई देता है। ठीक है, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है त्यागपत्र उपन्यास के प्रमुख चरित्रों की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। जो त्यागपत्र उपन्यास है, ये जो उपन्यास है वो जैनेन्द्र के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो इसमें जो इस उपन्यास के जो प्रमुख चरित्र हैं, जो पात्र हैं, उनकी चारित्रिक विशेषताओं के बारे में आप बताएंगे। तो सबसे पहले तो आप बताएंगे कि ये जो जैनेन्द्र का उपन्यास है जो लिखा गया है वो एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास हम कह सकते हैं। ठीक है, वो मनोवैज्ञानिक उपन्यास के अंतर्गत ही ये उपन्यास आता है। और जैनेन्द्र के जो अधिकतम जो उपन्यास है वो मनोवैज्ञानिक उपन्यास ही रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसके बारे में थोड़ा सा परिचय देंगे, फिर आप इसके जो प्रमुख पात्र हैं जिसमें मृणाल आ जाती है, प्रमोद आता है। ठीक है, ये दोनों जो हैं वो तो प्रमुख पात्र हैं ही, क्योंकि जो पूरी जो कहानी है इस उपन्यास की वो मृणाल के इर्द गिर्द ही घूमती है, क्योंकि इसके अंदर मृणाल की ही कहानी बताई गई है। ठीक है, तो आप मृणाल के बारे में बताएंगे। फिर आप जो प्रमोद है जो उसका भतीजा है, मृणाल के जो भैया भाभी हैं उनका जो बेटा होता है, जो इसका भतीजा है प्रमोद, फिर उसके बारे में आप बताएंगे। ठीक है, फिर इसके अंदर कुछ अन्य सहायक पात्र भी आते हैं, जैसे जो प्रमोद है। ठीक है, मृणाल का जो भाई जैसे हम कहेंगे, जो प्रमोद के पिता हैं वो आते हैं। फिर मृणाल के जो पति हैं, ठीक है, वो आ जाते हैं। और लास्ट में आप इसमें निष्कर्ष लिख के इसका जो आंसर है वो कंप्लीट करेंगे। इसके बाद है त्यागपत्र उपन्यास के कथानक की विशेषताओं की चर्चा कीजिए। जो त्यागपत्र उपन्यास है उसके जो कथानक है उनकी विशेषताओं के बारे में आपको बताना है। तो पहले आप इसमें थोड़ा सा परिचय देंगे उपन्यास के बारे में, किसके द्वारा लिखा गया, कैसा उपन्यास है। ठीक है, फिर इसकी जो कथानक की जो विशेषताएं हैं वो बताएंगे, जिसमें पहली विशेषता आती है मनोवैज्ञानिकता और विचार प्रधानता जो है इस उपन्यास में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, दूसरा आता है कथाशिल्प, आत्मकथात्मक और स्मृति आधारित जो ये उपन्यास है वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा सांकेतिक और प्रतीकात्मकता जो है वो भी हमें दिखाई देती है इस उपन्यास के अंदर। फिर एकाग्रता और लघु विस्तार है वो भी हमें देखने को मिलता है। ये जो है वो कुछ कथानक जो विशेषताएं होते हैं इस उपन्यास की। ठीक है, लास्ट में आप निष्कर्ष लिखेंगे और इसका आंसर जो है वो भी कंप्लीट कर देंगे। फिर आता है त्यागपत्र के संरचना शिल्प का उदाहरण सहित विश्लेषण कीजिए। ठीक है, जो त्यागपत्र जो उपन्यास है उसके संरचना शिल्प के बारे में आपको बताना है, वो भी उदाहरण के साथ बताना है। ठीक है, तो त्यागपत्र के बारे में आप थोड़ा सा परिचय देंगे, फिर इसका जो संरचना शिल्प है उसका विश्लेषण करते हुए आप इसकी विशेषताओं की बात करेंगे उदाहरण के साथ। जैसे कि इसमें हमें सबसे पहले जो संरचना शिल्प में मैंने आपको बताया था कि उसमें बताते हैं कि वो किस तरह से लिखी गई कहानी है। ठीक है, तो पहले हम इसमें बात करेंगे कि पहली जो विशेषता आती है कथानक की इसकी, वो आती है संरचना शिल्प की जो विशेषता आती है वो आती है शैली की, वो किस शैली में लिखा गया उपन्यास है। तो ये जो उपन्यास है ना वो आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है, और इसके अंदर हमें कथावाचक का जो द्वंद्व है वो भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें उदाहरण भी इसमें दिया गया है। फिर काल विन्यास में स्मृति शिल्प, ठीक है, वो भी हमें देखने को मिलती है। और इसका मतलब ये है कि ये जो उपन्यास है ना वो कथानक जो है, इस उपन्यास का जो कथानक है वो कालक्रमानुसार जो है नहीं चलता है। ठीक है, कभी ऐसा इसमें ना फ्लैशबैक्स हमें देखने को मिलते हैं कि अभी प्रमोद अपनी प्रेजेंट में है, लेकिन वो स्मृति में पीछे टाइम में चला जाएगा कि जब वो अपनी बुआ के साथ छोटा था तो अपनी बुआ के साथ किस तरह से रहता था। ठीक है, उसकी बुआ के साथ पहली बार उसकी माँ ने, यानी कि जो प्रमोद की जो माँ है, उन्होंने पहली बार मृणाल पर कब हाथ उठाया था, क्यों उठाया था। ठीक है, तो ये कुछ बचपन की स्मृतियों में वो जाता रहता है, जिसके द्वारा हमें जो मृणाल की कहानी है वो हमें पता चलती है कि मृणाल के साथ एक्चुअल में हुआ क्या था। ठीक है, ये जो पूरी कहानी है वो हमें प्रमोद के पर्सपेक्टिव से दिखाई जाती है। ठीक है, मृणाल तो के बारे में तो प्रमोद ही बताता है कि मृणाल के साथ क्या हुआ, मेरी बुआ ऐसी थी, वो करती थी। ठीक है, उनकी शादी इस तरह से हुई, वो शादी में खुश थी, नहीं थी। ठीक है, ये सब कुछ जो है वो हमें प्रमोद के द्वारा ही पता लगता है इस उपन्यास के अंदर। तो ये जो पूरी जो उपन्यास है वो कालक्रम अनुसार नहीं चलता है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपने ये उपन्यास पढ़ा है तो आपको पता ही होगा कि ये उपन्यास कैसे चलता है, बट अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बोलूँगी कि आपको ये उपन्यास ज़रूर पढ़ना चाहिए। अभी तो आपके एग्ज़ाम है, अभी मत पढ़ो, लेकिन बाद में ज़रूर पढ़ना। जब आप पढ़ोगे ना तो आपको अच्छा लगेगा ये उपन्यास पढ़ के। आप कई सवाल खुद से ही करोगे कि मृणाल ने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया। ठीक है, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं वो आपके दिमाग में चलते रहेंगे। जिस तरह मृणाल के अंदर हमें जो आंतरिक द्वंद्व देखने को मिलता है, वो कहीं न कहीं जो आंतरिक द्वंद्व है वो आपके अंदर भी
हम आप खुद भी देख पाओगे। ठीक है, आप कई सवाल करोगे कि मृणाल ऐसा कर सकती थी, वो गई नहीं, वो अपने घर जा सकती थी, अपने मायके जा सकती थी, अगर वो ससुराल में खुश नहीं थी तो वो क्यों नहीं गई, वो कहीं और क्यों चली गई। इस तरह के कई तरह के प्रश्न आपके अंदर भी रहेंगे, ठीक है, जिनका जवाब आप चाहकर भी नहीं दे पाओगे, कि कई सारे रीज़न हमें खुद ही उपन्यास पढ़ते हुए पता लग जाते हैं। तो बहुत हो गया इस उपन्यास के बारे में, और अगर आपने ये उपन्यास नहीं पढ़ा है तो मुझे ज़रूर बताना, मैं आपको इसको एक समरी के बता दूँगी इस उपन्यास की, अगर आप चाहोगे तो, ठीक है? और वरना अगर आप खुद पढ़ सकते हो तो ज़रूर पढ़ना इस उपन्यास को, बहुत अच्छा उपन्यास है। तो अगला जो आता है, मनोवैज्ञानिकता और सांकेतिकता का जो प्रभुत्व है वो हमें देखने को मिलता है इसके अंदर, ठीक है? फिर संवादहीनता और मौन की जो अभिव्यक्ति है वो हमें काफ़ी ज़्यादा दिखाई देती है, ठीक है? फिर सरल और चिंतन प्रधान जो शैली है, जो भाषा शैली है वो हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है? लास्ट में आप इसमें निष्कर्ष लिखेंगे और अपना जो आंसर है इसको भी कंप्लीट कर देंगे। फिर अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है, जैनेंद्र कुमार के उपन्यासों का परिचय दीजिए, ठीक है? जो ये जैनेंद्र कुमार का जो उपन्यास है, ठीक है? आपकी बुक के अंदर भी जैनेंद्र कुमार के काफ़ी सारे उपन्यासों के बारे में बताया गया है, ठीक है? तो उनके बारे में आपको परिचय देना है छोटा-छोटा, जिस तरह से आपकी बुक में है आप इसी तरह से लिख सकते हैं। अगर आपने इनके सारे जो उपन्यासों के बारे में पढ़ा होगा, थोड़ा-सा अगर आपको पता है तो आप लिख सकते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप ये वाला जो आंसर है वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है? जैनेंद्र कुमार के उपन्यासों की विशेषताएँ बताइए, या जैनेंद्र कुमार के उपन्यासों का परिचय दीजिए। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और हो सकता है अभी भी पूछे जाएँ, क्योंकि कुछ ही क्वेश्चन तो रहते हैं, ठीक है? कोई कितना ही चेंज करके पूछ सकता है, बस पूछने का तरीका आपका अलग हो सकता है पेपर में, बट सेम ही क्वेश्चन होंगे। ये बात मैं आपको बोल ही रही हूँ, ठीक है? और अगर आपको यकीन ना हो तो आपका जब पेपर हो जाए तो ज़रूर इस वीडियो में उन क्वेश्चंस को मैच करके देख लेना, आपको काफ़ी क्वेश्चन इसी वीडियो से मिल जाएँगे, ठीक है? तो इसमें आपको पहले थोड़ा-सा परिचय देंगे जैनेंद्र के बारे में, फिर इनके जो उपन्यास हैं उनके बारे में आप बताएँगे, कि पहला जो उपन्यास है वो परख रहा था, जो उन्होंने 1929 में लिखा था, ठीक है? फिर दूसरा सुनीता है, और फिर तीसरा आता है त्यागपत्र, जिसके बारे में आप इस बुक के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है? फिर चौथा आता है कल्याणी, फिर सुखदा है, फिर विवर्त है, ठीक है? फिर व्यतीत है, फिर जयवर्धन है, मुक्तिबोध उपन्यास है। तो इन्होंने काफ़ी सारे उपन्यास लिखे, इसके अंदर 9 उपन्यास हमें देखने को मिलते हैं, और ये जो 9 उपन्यास हैं, ये सभी उपन्यास जो हैं वो मनोवैज्ञानिक उपन्यास कहे जाते हैं, ठीक है? इन सभी में आपको वो एक जो आंतरिक द्वंद्व होता है ना, वो देखने को मिलता है पात्रों के अंदर, ठीक है? जो प्रमुख पात्र होते हैं ना, उनके अंदर एक आंतरिक जो द्वंद्व है, वो हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है? उनको ये जो मानसिक जो पीड़ा होती है, वो भी हमें साफ नज़र आती है उपन्यास पढ़ते हुए, कि वो किस पीड़ा से गुज़र रहे हैं। वो बाहरी पीड़ा नहीं होती है, वो मानसिक पीड़ा होती है, जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है? तो मनोवैज्ञानिक इनके जो उपन्यास हैं वो रहते हैं। तो अगर आप पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी सारी सिमिलैरिटी ही लगेंगी। आप जब इनके उपन्यासों के बारे में पढ़ेंगे ना, ये जो छोटे-छोटे जो उपन्यास हैं, अगर आप अपनी बुक के अंदर ही पढ़ते हैं, बुक में पूरा अच्छे से बताया गया है, काफ़ी सारे जो 9 उपन्यास हैं, 9 उपन्यासों के बारे में छोटा-छोटा सा एक समरी के बताया हुआ है। बट आपको कहीं न कहीं ना काफ़ी सारे उपन्यास सिमिलर ही लगने वाले हैं इनके, जब आप पढ़ेंगे। वही आंतरिक द्वंद चल रहा है, मानसिक मानसिक जो पीड़ा है वो हमें दिखाई दे रही है, और सभी उपन्यासों में इनके में देखने को मिलती है, जैनेंद्र के में। तो हाँ, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, कुमार के उपन्यासों की विशेषताएँ बताइए, ठीक है? मैंने वही कहा कि उपन्यासों के परिचय दीजिए या उपन्यासों की विशेषताएँ बताइए, है ना? वही क्वेश्चन आ गया। तो ये ना पूछे गए हैं आपके एग्ज़ाम में, और मैंने अभी तक इसमें जितने भी क्वेश्चन करवा रही हूँ ना आपको, ये सभी आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं क्वेश्चन। आप देखो कि काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट ही हुए हैं, ठीक है? और आगे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको में से मिलेंगे जो रिपीट हुए होंगे एग्ज़ाम में, और अगर रिपीट नहीं हुए हैं तो इनमें से ही रिपीट होने वाले हैं। इनमें से कोई और बाहर का क्वेश्चन नहीं आने वाला है आपके एग्ज़ाम में। तो इसमें आप इनके उपन्यासों की विशेषताओं के बारे में बताएँगे, ठीक है? थोड़ा-सा परिचय देंगे उनके उपन्यासों के, उनके बारे में बताएँगे जैनेंद्र के। फिर इनकी जो विशेषताएँ हैं उपन्यास की वो बताएँगे, कि पहला विशेषता की अगर हम बात करें तो वही है मनोवैज्ञानिकता, और अंतर्द्वंद का जो चित्रण है वो हमें देखने को मिलता है, ठीक है? फिर मन का जो सूक्ष्म चित्रण इसमें हमें देखने को मिलता है। फिर नैतिक और दार्शनिक चिंतन की बात करते हैं, इसमें हमें दिखाई देता है। फिर कथानक और शिल्प विशेषताओं की बात करें तो उनके बारे में बताते हैं इसमें, ठीक है? फिर भाषा शैली की सरलता और चिंतनशीलता जो है उसकी विशेषता, वो भी एक विशेषता रही है, उसके बारे में बताएँगे, और लास्ट में अपना आंसर कंप्लीट कर देंगे। ओके? इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मृणाल की चारित्रिक विशेषताएँ बताइए, ठीक है? जो मृणाल और जो प्रमोद हैं, इनकी भी जो चारित्रिक विशेषताएँ होंगी वो भी आप ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इन दोनों की भी विशेषताएँ आ सकती हैं, ठीक है? जैसे मैंने आकाशदीप का बताया था, उसमें बुद्धगुप्त और जो अ, चंपा है, उन दोनों की विशेषताएँ भी याद कर लेना, चारित्रिक विशेषताएँ। त्यागपत्र उपन्यास के अंदर आप मृणाल की और प्रमोद की जो चारित्रिक विशेषताएँ हैं, उनको पढ़ लेना, क्योंकि ये आ सकती हैं, ठीक है? और नमक का दरोगा कहानी में मुंशी वंशीधर और पंडित आलोपीदीन, ये 2 प्रमुख पात्र हैं, इनकी आप विशेषताएँ याद कर सकते हो। तो और वापसी कहानी जो है, उसमें गजाधर जो हैं, ठीक है? जो गजाधर जो प्रमुख पात्र हैं,
ठीक है, जिनको इर्द गिर्द वो पूरी कहानी रहती है। तो गजाधर जो है उनका भी आप चारित्रिक विशेषता उनकी भी याद कर सकते हो। ठीक है, तो मृणाल की चारित्रिक विशेषताओं के बारे में आप बताएंगे। ठीक है, उसमें अत्यधिक जो भावुकता है और प्रेम में अटूट समर्पण है वो हमें देखने को मिलता है उसके चरित्र के अंदर। ठीक है, सामाजिक रूढ़ियों के प्रति विद्रोह और स्वाभिमान जो है वो भी हमें देखने को मिलता है। आत्मपीड़न की प्रवृत्ति हमें दिखाई देती है, ठीक है, उसके चरित्र में। नियतिवादी और सहिष्णुता है, ठीक है, वो उससे भरी हुई है। और त्याग की मूर्ति और नैतिक प्रभाव जो है वो भी हमें उसमें देखने को मिलता है। फिर लास्ट में आप निष्कर्ष लिख के अपना जो आंसर है वो कंप्लीट कर देंगे। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निबंध का स्वरूप स्पष्ट करते हुए उसके तत्वों का परिचय दीजिए। ठीक है, तो निबंध का स्वरूप के बारे में आप बताएंगे, निबंध का परिचय देंगे। ठीक है, और उसके स्वरूप के बारे में बताएंगे कि उसके स्वरूप कैसा है, उसकी परिभाषा, उसका स्वरूप। फिर निबंध के जो प्रमुख तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कि विषय वस्तु किस विषय पर लिखा जाएगा निबंध। ठीक है, फिर विचार, उसके थॉट्स कौन कौन से रहते हैं, किन विचारों को ध्यान में रख के हम उस निबंध को लिखते हैं। ठीक है, फिर उसकी शैली कैसी रहेगी। ठीक है, तो शैली की बात करते हैं जिसमें विचारात्मक शैली आ जाती है, ललित या भावनात्मक शैली में लिखा गया है, या वर्णात्मक शैली में लिखा जाएगा निबंध, या व्यंग्यात्मक शैली में। ठीक है, जैसे कि जो हरिशंकर परसाई का जो नाम आता है वो व्यंग्यात्मक जितने भी रचनाएं हैं उनकी, वो व्यंग्यपूर्ण रचनाएं वो लिखा करते हैं। ठीक है, तो उनकी जो अगर शैली की बात करें हरिशंकर परसाई की शैली की, तो उनकी जो शैली होती है व्यंग्यात्मक शैली होती है, इसलिए यहाँ पर उनका नाम दिया गया है। और भाषा की बात करें तो किस भाषा में, कैसी भाषा में का प्रयोग किया गया है। ठीक है, व्यक्तित्व या आत्मव्यंजना है वो हमें निबंध में दिखाई देती है या नहीं देती है, वो रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा, ये भी एक तत्व होता है। संरचना या गठन की अगर हम बात करें, जिसे स्ट्रक्चर कहते हैं, वो उसका जो संरचना है वो किस तरह से होगी। ठीक है, एक निबंध की जो संरचना है वो कैसे लिखा जाएगा वो उसकी बात करते हैं। इसी तरह ये आंसर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों की विशेषताएं बताइए। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है उनके निबंधों की विशेषताएं बताइए। या दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखें इसका ही, तो रामचंद्र शुक्ल के निबंधों की विशेषताओं का विवेचन कीजिए। ये दोनों ही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, दोनों का आंसर एक ही रहने वाला है, लेकिन पूछने का तरीका आप देखोगे दोनों का अलग अलग है। और ये दोनों ही ना क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं आपके इस तरह से। तो अभी तक आपको आइडिया हो ही गया होगा कि किस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेम ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें भी आप इनके निबंधों के बारे में बताएंगे, पहले थोड़ा सा परिचय देंगे, फिर इनके निबंध की विशेषताओं को बताते हुए आप इनकी विशेषताएं बताएंगे कि विचारात्मकता, मौलिक चिंतन की प्रधानता देखने को मिलती है। मनोविकार जो संबंधी निबंध है वो भी काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं, उनकी विशेषता हमें देखने को मिलती है। फिर समाज शैली और प्रौढ़ भाषा शैली जो है वो हमें देखने को मिलती है। ठीक है, फिर समन्वयवादी दृष्टिकोण और भारतीय संस्कृति का जो बोध है वो भी उनके निबंध में हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा आत्मव्यंजना का जो अभाव है और निबंध की जो शास्त्रता है वो भी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लोभ और प्रीति के वैचारिक पक्ष का विश्लेषण कीजिए। ये सेम ही क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में पूछा गया, इसलिए मैंने इसके आगे स्टार लगाया है। ठीक है, एक बार ये रिपीट हुआ है आपके एग्जाम में क्वेश्चन, तो और वो भी सेम ही क्वेश्चन हुआ है, कोई चेंज करके नहीं पूछा है। तो आप देख सकते हैं। तो लोभ और प्रीति जो निबंध है ये भी रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ही लिखा गया है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि उनके द्वारा ये एक निबंध है लोभ और प्रीति। ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं कि इसमें वो बताते हैं कि लोभ और प्रीति दोनों में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो ये जो निबंध है ना, ये भी बहुत अच्छा निबंध है। जब आप इसे पढ़ेंगे ना तो आपको मज़ा आएगा पढ़ के कि लोभ क्या होता है जिसे हम लालच कहते हैं, और प्रीति यानी प्रेम जो होता है वो क्या होता है, और दोनों में सिमिलरिटीज़ क्या हैं, या अगर हम कहें तो डिफरेंस क्या है दोनों में, लोभ और प्रीति में क्या है। अगर हम किसी चीज़ का लालच कर रहे हैं या हम किसी चीज़ से प्रेम कर रहे हैं, तो उन दोनों अलग कैसे हैं, एक दूसरे से कैसे अलग हैं। एक लालच और एक प्रेम दोनों किस तरह से अलग हैं। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने अलग अलग उदाहरण के साथ इसमें बताया है ना। तो आप जब पढ़ेंगे तो आप खुद सोचेंगे कि हाँ, लोभ क्या होता है, प्रीति क्या होती है, दोनों में क्या अंतर होता है। तो आपको अच्छा लगेगा ये पढ़कर। तो आप ये भी ज़रूर पढ़ना, लोभ एंड प्रीति। ठीक है, तो इसमें आप इसकी विशेषताओं के बारे में बताएंगे, तो आप इसका आंसर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, पढ़ लेना खुद से ही, क्योंकि वीडियो वैसे ही बहुत लंबा होता जा रहा है। ये इसका आंसर है, और यहाँ पे जो इसका आंसर है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हिंदी नाटक के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, जो हिंदी नाटक है उसके स्वरूप के बारे में आपको बताना है, उसके स्वरूप को स्पष्ट करना है। तो इसमें आप सबसे पहले इसका परिचय देंगे। ठीक है, उसके बाद आप इसके स्वरूप के बारे में बात करेंगे कि नाटक का जो मूल स्वरूप होता है वो कैसा होता है, दृश्यात्मक, और अभिनय जो होता है वो उसकी प्रमुख विशेषता होती है। ठीक है, इसके बाद कथानक और पात्रों का जो द्वंद्व है वो हमें देखने को मिलता है। इसके बाद संवाद की जो प्रमुखता होती है वो हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। संवाद जो है वो उसकी प्रमुखता अधिक हमें देखने को मिलती है नाटक के अंदर। ठीक है, नाटक के कुछ अन्य प्रमुख तत्व भी होते हैं, जैसे कि देश काल, उद्देश्य, ठीक है, अंक और दृश्य। ठीक है, जो नाटक होते हैं वो इन्हीं में ही विभाजित किए जाते हैं। एक्ट या सीन्स के अंदर जो होता है उनको बांटा जाता है कि कितने अंकों में ये नाटक लिखा गया है, या कितने अंकों में ये जो नाटक है वो
प्रस्तुत किया गया है, ठीक है, कितने दृश्य हमें देखने को मिलते हैं। तो इस नाटक के जो प्रमुख तत्व होते हैं उनके अंदर अंक और दृश्य का भी महत्व होता है। इसके अलावा फिर हिंदी नाटक का जो विकास है, उसका जो स्वरूप परिवर्तन है वो कैसा है, वो उसके बारे में आप बताएंगे, ठीक है। और इसी तरह इसका जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन और आता है इसमें, जिसमें आपको मैंने बताया कि पहला क्वेश्चन तो अनिवार्य वाला होता है, बाकी के जो क्वेश्चन होते हैं ना 16-16 नंबर के, उनमें से आपको ना दिया जाता है कि एक टिप्पणी वाला भी होता है उनमें से एक क्वेश्चन, जिसमें से आपको किन्हीं 2 पर टिप्पणियाँ लिखनी होती है। आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और 4 में से किन्हीं 2 पर आपको टिप्पणी लिखनी होती है। टिप्पणी वाला क्वेश्चन भी 16 नंबर का ही होता है, ठीक है। उसमें 2 टिप्पणी जो लिखनी होती है वो 8-8 नंबर की आपको लिखनी होती है। अगर आप वो टिप्पणी ना लिख के आप दूसरे क्वेश्चन भी लिख सकते हैं डायरेक्ट 16-16 नंबर के, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन-सा क्वेश्चन अच्छे से आता है। जो आपको अच्छे से आता हो आप वो करो, ठीक है। अगर आपको लगता है टिप्पणी वाले में से आपको 16 नंबर का आता है पूरा, तो आप टिप्पणी में से कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं क्वेश्चन आंसर वाले में से ही 16-16 नंबर के 4 क्वेश्चन कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, तो आप वैसा भी कर सकते हो। आपके ऊपर है, पूरा डिपेंड आपके ऊपर करता है आप कैसे आंसर लिखने वाले हैं। लेकिन आपको बता देती हूँ कि इसमें एक टिप्पणी वाला भी क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो आप टिप्पणी वाले में से भी कर सकते हैं या अदर जो क्वेश्चन जैसे मैंने अभी करवाए हैं वैसे में से भी कर सकते हैं। तो टिप्पणी वाले में भी आते हैं कि 2 टिप्पणियाँ आपको लिखनी होंगी। तो पहला जो है जिसमें आपको भारतेंदु युगीन गद्य के बारे में बताना है, तो ये आपका 8 नंबर का होगा एक टिप्पणी, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं और उसको भी आप तैयार कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है। वरना आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर, वो नॉर्मल जो क्वेश्चन आंसर है टिप्पणी वाले छोड़कर, वो भी कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी टिप्पणी है सहस्त्र फणों का मणिदीप निबंध का कथ्य बताना है। ये क्वेश्चन आपका 3 बार आया है एग्जाम के अंदर, ठीक है। 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये टिप्पणी के अंदर ही आया है, तो ध्यान रखना, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है उन पे मैंने मार्क कर दिया है कि ये 3 बार आया है। हो सकता है इस बार ना भी आए, कोई और आ जाए, लेकिन आप पढ़ ज़रूर लेना, ठीक है। क्योंकि अगर ये 3 बार आया तो हो सकता है आगे भी आ सकता है, इस बार भी आ जाए। इसके अलावा तीसरा है आत्मकथा और जीवनी। ये क्वेश्चन भी जो है टिप्पणी वाला, वो भी आपके एग्जाम में 3 बार पूछा गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये भी क्वेश्चन 3 बार पूछा गया कि आत्मकथा और जीवनी में के बारे में आपको बताना है कि क्या-क्या होती हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर आप देख सकते हो। इसमें मैंने पूरा एक चार्ट बना के भी दिखाया है ताकि आपको ईज़ी रहेगा पढ़ने में, समझने में कि जीवनी और आत्मकथा में क्या अंतर होता है, ठीक है। इसके अलावा मुंशीधर, वंशी मुंशीधर, ठीक है। इसके अंदर आपको जो नमक का दरोगा कहानी का पात्र है, ये आपको याद होना चाहिए कि जो भी पात्र का अगर नाम आता है, अगर वो पूछ रहे हैं तो आपको पता हो कि वो किस कहानी का पात्र है, या उपन्यास का है या किसी नाटक का है, ठीक है। या किसके द्वारा, और वो जो नाटक या जो कहानी या उपन्यास जो लिखा गया है, वो किसके द्वारा लिखा गया है। लेखक का नाम, कहानी या उपन्यास या जो भी आपकी गद्य की रचना है, उसका नाम आपको याद होना ज़रूरी है। तो मुंशी वंशीधर की अगर हम बात करते हैं, तो नमक का दरोगा कहानी का प्रमुख पात्र है। जो नमक नमक का दरोगा कहानी है वो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो इसमें चरित्र चित्रण ही करना है, मुंशी मुंशी जो वंशीधर है उनके बारे में आप बताएंगे, ठीक है। तो ये आप इसका आंसर लिख सकते हैं। फिर इसके बाद अगली जो टिप्पणी है वो है नमक का दरोगा कहानी के सहयोगी पात्र जो है उनके बारे में आपको बताना है, कि जैसे कि सहयोगी पात्र में जो आते हैं पंडित आलोपीदीन आते हैं जो भ्रष्टाचार का प्रतीक है, ठीक है। फिर दूसरे आते हैं मुंशी वंशीधर, मुंशी जी जो वंशीधर के पिता हैं, जो व्यवहारिक स्वार्थ का प्रतीक है, ठीक है। फिर अन्य सहयोगी पात्र भी आते हैं जैसे वकील और दरबारी, ठीक है, पड़ोसी, ये भी कुछ सहयोगी पात्र आते हैं। इसके अलावा अगला है नमक का दरोगा कहानी का परिवेश, ठीक है। तो ये परिवेश में भी आपसे पूछ सकता है और ये क्वेश्चन में भी आ सकता है कि नमक और दरोगा कहानी का परिवेश बताइए, ठीक है, या परिवेश के बारे में आपकी परिवेश की चर्चा कीजिए। इस तरह से भी क्वेश्चन फॉर्म में भी पूछ सकता है। ये शॉर्ट नोट में आया है टिप्पणी के अंदर, तो आप देख सकते हैं, इसको भी आप लिख सकते हैं कि किस तरह का परिवेश जो है वो हमें नमक का दरोगा कहानी में देखने को मिलता है, ठीक है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगली जो टिप्पणी करने का जो क्वेश्चन है वो है वापसी की भाषा। जो वापसी कहानी है जो उषा प्रियवंदा के द्वारा लिखी गई है, उसकी भाषा के बारे में आपको बताना है कि उसमें किस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो सहज बोलचाल के निकट की भाषा हमें देखने को मिलती है, मनोवैज्ञानिकता और सांकेतिकता जो है वो भी हमें देखने को मिलती है इसमें। तो इसके अलावा भावात्मक दूरी का जो चित्रण है वो भी हमें काफ़ी ज़्यादा इसमें दिखाई देता है, बिंबात्मकता दिखाई देती है, देखने को मिलती है, ठीक है। और यहाँ पे जो इसका आंसर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अगला है वो भी वापसी कहानी का ही है कि वापसी कहानी की शैली। पहले हमने भाषा की बात की, अब हम शैली के बारे में बताएंगे कि इसमें किस तरह की शैली में ये जो कहानी है वो लिखी गई है, कि किस तरह की शैली हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो कथा शिल्प जो है वो अगर हम उसकी बात करें तो यथार्थवादी और मनोवैज्ञानिक कथा शिल्प हमें देखने को मिलता है। कथानक का विन्यास और प्रभाव जो है वो भी हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। फिर भाषा की सहजता और सांकेतिकता भी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ पर इसका भी आंसर कंप्लीट हो जाता है। फिर इसके बाद अगला है वापसी कहानी का कथासार, ठीक है। आपको इसका कथासार बताना है, तो वो भी आप बताएँगे। एक तरह से कह सकते हैं कि आपको पूरी कहानी का एक सार जो है वो बताना है, ठीक है, एक समरी बतानी है। तो वो आप बता सकते हैं इसमें, अगर आपने कहानी पढ़ी है तो आपको ईज़ी होगा बताने में। फिर गजाधर बाबू, ठीक है, गजाधर बाबू जो है वो वापसी कहानी का एक पात्र है, ठीक है, जिनके द्वारा, जिनके इर्द-गिर्द ये जो वापसी कहानी है वो घूमती है, ठीक है। तो उनका चरित्र चित्रण करना है, तो इसको भी आप देख सकते हैं।
इसके बाद अगला है कुटज का सार। जो कुटज निबंध है उसका सार बताना है आपको। ये क्वेश्चन भी सेम आपका 2 बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। ये रिपीट हुआ है एक बार, तो 2 बार आपके एग्जाम में आया है ये, ठीक है। तो कट्ठा सार आप बताएंगे, तो एक बार इसका भी जो समरी है, जो सार है, वो आप ज़रूर पढ़ लेना, ताकि ईजी होगा आपको समझने में और इसका आंसर देने में, ठीक है। फिर कुटज निबंध की जो भाषा शैली है वो कैसी है उसके बारे में आपको बताना है इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा अगला है द्विवेदी युगीन गद्य, ठीक है। पहले हमने भारतेंदु युगीन गद्य की बात की, इसके अगला बाद भारतेंदु युग के बाद जो द्विवेदी युग आता है, तो द्विवेदी युगीन गद्य के बारे में बताएंगे कि द्विवेदी युग में जो गद्य लिखा जा रहा था वो किस तरह का गद्य हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो वो आप बताएंगे कि उसमें गद्य का स्वरूप कैसा था, फिर उसका विषय वस्तु का जो विस्तार है वो कैसे होता है, आगे बढ़ता है, ठीक है। उसमें किस तरह की शैली जो है वो हमें देखने को मिलती है, ये सब आप इसमें बताएंगे। इसके बाद अगला है प्रमोद की चारित्रिक विशेषताएं। जो प्रमोद है वो उपन्यास, जो जैनेन्द्र के द्वारा जो उपन्यास लिखा गया है त्यागपत्र, उसका एक प्रमुख पात्र है। मैंने आपको बताया था मृणाल और प्रमोद, इन दोनों का चारित्रिक विशेषताओं के बारे में जरूर अच्छे से पढ़ लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नॉर्मल क्वेश्चन में भी आ सकता है, या शॉर्ट नोट्स यानी जो टिप्पणी वाला जो क्वेश्चन है उसमें भी पूछा जा सकता है, जैसे इसमें भी आया हुआ है, ठीक है। तो उसके जो विशेषताएं हैं, उसकी जो चारित्रिक विशेषताएं हैं उसके बारे में आप बताएंगे। इसके बाद अगला है जयवर्धन उपन्यास का कथ्य है, ठीक है। इसकी भी आपको टिप्पणी लिखनी है। तो जयवर्धन का उपन्यास तो आपके सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है, लेकिन ये जो उपन्यास है वो जैनेन्द्र के द्वारा लिखा गया है। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया था, आपको पता हो तो, कि जैनेन्द्र के उपन्यासों का परिचय दीजिए, जिसके अंदर हमने उनके जो 9 उपन्यास उनके बारे में देखा था, परख, सुनीता, व्यतीत, विवर्त, जयवर्धन, ठीक है। इसके अलावा त्यागपत्र और भी अन्य जो उपन्यास है कुछ, उनके बारे में उसमें बताया गया था, एक सार दिया गया था। उसी में से ही ये है जयवर्धन उपन्यास का कथ्य, ठीक है, जिसके बारे में इसमें पूछा गया है। तो आपको उनके जितने भी उपन्यास जो सिलेबस में एक परिचय के रूप में दिया गया वो ज़रूर पढ़ लेना। हो सकता है एक बार एग्जाम में जयवर्धन उपन्यास का कथ्य पूछा है, लेकिन अगली बार हो सकता है सुनीता, पराग या किसी अन्य उपन्यास का कथ्य पूछ ले, ठीक है। तो एक बार उसको ज़रूर पढ़ लेना आप। तो ये आप इसका जो कथ्य है वो देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है त्यागपत्र का परिवेश, ठीक है। तो त्यागपत्र जो उपन्यास है वो जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखा गया है, तो उसका परिवेश के बारे में आपको बताना होगा इसमें। इसके बाद अगला है हिंदी रेखा चित्र का विकास क्रम। तो जो हिंदी में जो रेखा चित्र लिखा जाता है, ठीक है, उसका विकास किस तरह से होता है, उसके विकास क्रम के बारे में आपको बताना होगा, ठीक है। तो प्रारंभिक काल के बारे में अंदर आप बताएंगे कि किस तरह से उसका उत्थान होता है, ठीक है। फिर स्वर्ण काल और प्रौढ़ता के बारे में आप बताएंगे, उसमें उर्वरती काल और विविधता के बारे में बताएंगे, जो 1960 के बाद का माना जाता है। लास्ट में आप निष्कर्ष लिख के ये आंसर भी कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद अगला है निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। तो इसमें आपको रामचंद्र शुक्ल के बारे में बताना है, जो एक निबंधकार है, उनका परिचय देना है, उनका एक छोटा सा परिचय देना होगा निबंधकार के रूप में, तो वो आप लिखेंगे इसमें, ठीक है। इसके बाद अगला है यात्रा वृत्तांत और रिपोर्टाज, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है लिखने में, लेकिन यहाँ पे यात्रा वृत्तांत और रिपोर्टाज आएगा, ठीक है। तो उसके बारे में आपको बताना है, दोनों में क्या स्वरूप है, उनका स्वरूप के बारे में बताएंगे, फिर उनकी जो भिन्नता क्या क्या है दोनों में, उसके बारे में आप बताएंगे, ठीक है। और इस तरह से जो आपका ये गैस पेपर है वो हमने डिस्कस कर लिया है पूरा BHTC 134 का, और आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेना, पढ़ लेना, ठीक है। और आप ये वीडियो को पॉज करके अपने सारे आंसर्स पढ़ सकते हो, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, और अगर आपको ये परचेस करना है तो वो भी आप कर सकते हो टेलीग्राम चैनल पर मैसेज करके, ठीक है। ग्रुप में मैसेज करके आप ये जो असाइनमेंट, ये जो गैस पेपर है वो खरीद सकते हो, ठीक है। और अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी करना। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।